नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर में फिर 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है, वो भी कड़क लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच में महाराष्ट्र सरकार द्वारा और नागपुर के ऊर्जा मंत्री द्वारा, महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री द्वारा और नागपुर शहर के पालक मंत्री द्वारा नितिन राउत जो कि हैं, कई दिनों से कंटिन्यू लोगों की घर की दुकानों की बिजली काटी जा रही है। जबकि ये मांग काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से चलती आ रही है कि अगर लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोगों का धंधा पानी नहीं हो रहा है, तो हम लोग बिजली बिल कैसे भरेंगे, बाकी सारी चीज़ों की जो बिल आते हैं हम लोगों को कैसे भरेंगे। तो हमको कम से कम बिजली बिल में राहत दी जाए, जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सदस्यगण, जिनमें से हम लोग सबसे पहले जाएंगे भूषण जी के पास में। भूषण जी हमें बताएंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा ये पहल शुरू की गई है नागपुर में कि जिनकी भी घर की बिजली या दुकानों की बिजली काटी जा रही है, वो लोग उनके घरों में जा करके और दुकानों में जा करके बिजली को रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में हम चाहते हैं सीधे भूषण जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या राय है और क्या मत है। देखिए, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस का जो हाथ है, लोगों का जो बिजली काट रहा है कांग्रेस का हाथ, ये इनके फेल्योर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। पहले तो ये बोलते हैं कि लॉकडाउन लगाओ, तो लॉकडाउन किस कारण से लगाओ? लॉकडाउन ये गवर्नमेंट का फेल्योर है कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे कोप अप नहीं कर पा रही है, उसके कारण ये लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो अगर ये स्वास्थ्य व्यवस्था केपेबल नहीं रख सकते, नितिन राउत जी जो हमारे पालक मंत्री है, उन्हीं के अंडर में यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स है शहर के, वो उन्हीं के अंडर में आते हैं, उन्हीं के फंड के अंडर उनके काम होते हैं। तो वहाँ पर उन हॉस्पिटल्स को केपेबल बनाने की बजाय वो बोलते हैं कि यहाँ लॉकडाउन लगाओ, और फिर लॉकडाउन लगाते हैं तो लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है, उनके जो व्यवसाय है, उसके ऊपर जो परिणाम पड़ता है, उसके कारण वो जो गवर्नमेंट की जो भी टैक्सेस है या फिर गवर्नमेंट को जो पे करना है उनको इलेक्ट्रिसिटी के बिल के रूप में वगैरह, वो केपेबल नहीं रहते हैं। तो इसके वजह से जिस तरीके की परिस्थिति निर्माण हो रखी है, ये परिस्थिति के जनक ही है कांग्रेस के जो हमारे ऊर्जा मंत्री है, वही जनक है, हमको लगता है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो की शुरुआत में ही कहा था कि आप लोग लोगों के घरों में जा रहे हो और दुकानों में जा रहे हो, जिनकी बिजली काट दी जा रही है, आप लोग उसको रिकनेक्ट करने का काम कर रहे हो। तो ऐसे में क्या कुछ तकलीफ़ों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? बिल्कुल, हमारे ऊपर हमारे ये जो युवा नेता है प्रभात अग्रवाल, इनके ऊपर केस लगी है। हमारी जो कन्वेनर है कविता सिंघल, उनके ऊपर केस लगी है। और केस कौन सी लगा रहे हैं? बिजली चोरी की। ये क्या हम बिजली चोरने वाले हैं? बिजली चोरी की केस हम पे लगा रहे। अरे बिजली तो हम अपने घर पे थोड़े ना लेके जा रहे, हम तो लोगों के लिए लोगों के कनेक्शन जोड़ के दे रहे। हमने हमारे घर के कनेक्शन तो नहीं जोड़े ना, हमने लोगों के कनेक्शन जोड़े हैं। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। प्रभात जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मध्य नागपुर के संगठन मंत्री हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर, लॉकडाउन पर, और जो सरकार द्वारा बिजली काटी जा रही है और महंगाई, जो बिजली के दर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जैसे आपने बताया था कि 30% बढ़ गया, इस साल 20% बढ़ गया, क्योंकि विदर्भ इलेक्ट्रिसिटी का जनक है। विदर्भ से ही पूरे महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। फिर ये विदर्भ को क्यों भुगतना पड़ रहा है? पहले तो इसका सिनारियो आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बिजली फ्री है, तो ये चीज़ नागपुर में भी हो सकती है। अब हमारे ऊर्जा मंत्री ने ये कहा है कि ये जो बिजली हम लोग, जैसे आपको ध्यान में होगा, ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। हम ये क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारा बैकलॉग ज़्यादा है, ऐसा उनका कहना है। अभी बैकलॉग ज़्यादा, तो बैकलॉग ज़्यादा क्यों है कि 80,000 करोड़ रुपये का इनके ऊपर में बैकलॉग है, ऐसा ऊर्जा मंत्री का कहना है। ये बैकलॉग छोड़ के गई है भाजपा की सरकार ने, ऐसा ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही मिलकर नागपुर की जनता को मूर्ख बना रही है। वो मूर्ख किस तरीके से बना रही है? आज से 10 साल पहले जब बिजली प्राइवेट में गई, तो प्राइवेट में दिया किसने? स्टेट गवर्नमेंट में उस समय कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। मिला कॉन्ट्रैक्ट किसको? वो मिला भाजपा के जो आज के सांसद है राज्यसभा से, सुभाष चंद्र गोयल, उनकी कंपनी को, एसएनडीएल को। एसएनडीएल ये आपूर्ति कंपनी है, बिजली आपूर्ति कंपनी है, जिसके पास में पूरे देश के अंदर में 22 से ज़्यादा शहरों का आपूर्ति का काम दिया गया है। तो जो बैकलॉग जो था, बैकलॉग होते बराबर, मुझे बताइए, आपको ध्यान में होगा जब बिजली इनको दी गई प्राइवेट में, तो सबसे पहले पूरे मीटर बदले गए। ठीक है, मीटर बदले गए, गोल चक्कर वाले मीटर थे। ये जो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ये पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि वाकई में ये सारी चीज़ें हुई है।
पहले मीटर बदले गए जो कि गोल चक्कर के मीटर थे। आज अगर हम 4 लोग खड़े हैं तो मेरे को अगर कुछ हो रहा है तो क्या ये सबके सब दवाई लेने जाएंगे? नहीं, मेरे को अगर तकलीफ है तो मैं दवाई लेने जाऊंगा। तो इसलिए जिस घर का मीटर खराब है वो मीटर आप बदलिए। आपने पूरे शहर के मीटर बदले, इलेक्ट्रॉनिक मीटर। उस समय उसके अंदर में जो मटेरियल था वो मटेरियल को और वो मीटर को इन्होंने बेचा। वो बेचने के बाद में जो उसकी जो कॉस्टिंग आई, उस समय आप इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे उसके अंदर का जो मेटल का जो मटेरियल था उस समय पीक पे था। सेकेंड चीज़, सबसे पहले इन्होंने दूसरा काम क्या किया, जितने भी एल्यूमिनियम अपना कॉपर के वायर थे, हाई टेंशन की जितनी भी कॉपर की वायरिंग थी, ये बदली। ये बदलने के बाद में जो इससे फंड जनरेट हुआ वो सारा का सारा किसके पास गया? एसएनडीएल कंपनी के पास में गया, मतलब सुभाष चंद्र गोयल के पास में गया। कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने? कांग्रेस की सरकार ने। कॉन्ट्रैक्ट मिला किसको? भाजपा के आदमी को। तो ये दोनों ही मिलकर, जैसे गडकरी जी ने कुछ समय पहले कहा था, आधा काम हम उनका करते हैं, आधा काम वो हमारा करते हैं। ये पूरा सिनारियो उस तरीके का है। आज जो स्थिति है, आज जो व्यापारी परेशान है, हम सभी लोग जो बिजली जो कट रही है, कटने के बाद में हम लोग बेधड़क जोड़ रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है जेल में डालना, जेल में डालो, हमारी पूरी तैयारी है। आज जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई कांग्रेस नहीं है अकेली, या शिवसेना अकेली नहीं है, भाजपा भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर शहर को लूटा है। जैसे कि आपने कहा था कि गोल मीटर को निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया है, तो आज से 8-10 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे भी लोगों की ये कंप्लेंट सामने आ रही थी कि गोल मीटर में लोगों को कम बिजली बिल आता था, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर जब से लगा है तब से वो मीटर बहुत तेज भागता है। अगर लोगों का 100 यूनिट बिजली जलता है तो उनको 200 यूनिट का बिल आता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में एक चीज़ और आपको ये समझना पड़ेगा कि बिल जो ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर पे एक छोटी सी एलईडी लाइट होती है जी। वो एलईडी लाइट का भी बिल आता है। आप वो, परसेंट रहता है। हाँ, आप कंज्यूमर इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है। तो जब आपको कैसा है, वो एक कंज्यूमर के हिसाब से नहीं सोचना है। आज अगर जितने उपभोक्ता पूरे महाराष्ट्र के अंदर में है, उनका अगर सिनारियो आप निकालेंगे, वो एक छोटी सी एलईडी लाइट का जो बिल आ रहा है वो पूरा का पूरा वो पब्लिक भर रही है, वो जनता को भरना पड़ रहा है। आज जो बिजली ये लोग काट रहे हैं, ये 2011 के अंदर में मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मूलभूत अधिकार है जनता का, असेंशियल सर्विसेज है। तो आज जब असेंशियल सर्विस सारी चालू है, लॉकडाउन भी चालू है, तो लॉकडाउन में आप उसको कैसे काट सकते हो? बिल्कुल नहीं काट सकते। नहीं काट सकते। तो आप खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे हो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये थे प्रभात अग्रवाल जी, जिन्होंने बिजली जो बिल बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, इसके बारे में बात की हमारे साथ। और हमारे साथ अब मौजूद हैं जगजीत सिंह जी। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के बारे में? महाराष्ट्र राज्य में जो बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है और उसके अलावा लोगों के घर में जाकर के बिजली काटी जा रही है, इन सारे मुद्दों पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बिजली के बारे में बातचीत महाराष्ट्र सरकार की, अभी महाविकास आघाड़ी की जो बात चालू है, वो बिल्कुल विरोधाभासी बात है। सेना ने इलेक्शन लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो बनाया, हम दिल्ली की तर्ज पे स्कूल बनाएंगे, दिल्ली की तर्ज पे बिजली यूनिट कम करेंगे, 300 यूनिट पे हम 50% डिस्काउंट देंगे, 100 यूनिट हम ये करेंगे। इन्होंने पूरे वादे करे और अपना वचननामा दिया। वचननामा देने के बाद आज जब ये सरकार में है तो उद्धव ठाकरे जी का एक्सप्लेनेशन आता है कि 3 महीने का बिल जो एक साथ आया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो 3 महीने हमारे लोग मीटर रीडिंग लेने जा नहीं सके, वो बराबर है साहब, आपको बिल भरना चाहिए। इसके बारे में संभ्रम है, एक प्रकार से तानाशाहीगिरी है। ये अपने वचननामे को भूल गए हैं। ये शिवाजी राव का नाम लेते हैं लेकिन शिवाजी राव के समान वचनबद्ध नहीं है ये लोग। सरकार इनकी चल रही है एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस वाले, नितिन राउत जी एनर्जी मिनिस्टर है, सबसे पहले मिनिस्टर वो बने, जब ये गवर्नमेंट बनने में 2 महीने लगे तो सबसे पहले एनर्जी मिनिस्टर वही बने। जो टॉप 5 नाम आए थे उनमें उनका एक नाम था। उन्होंने बिजली का रेट 1 मार्च में आपके यहाँ लॉकडाउन लगा, 1 अप्रैल को इन्होंने रेट बढ़ा दिए 20%। कौन से पेपर में नोटिफिकेशन निकाले, कौन से लोगों को बताया? किसी को भी नहीं बताया। और वो 1 महीने के अंदर में जो 1 अप्रैल को बढ़ा हुआ बिल जो आया, वो लोगों को जून महीने में समझा कि ये बिल भी बढ़ गया और 3 महीने का बिल हमें एक साथ देना पड़ रहा है। वो बहुत कड़क लॉकडाउन था, सब काम धंधे बंद थे, लोगों की आजीविका बंद थी। आप क्या समझते हैं, लोगों को काम नहीं करने देंगे, लोगों की नौकरियां चले जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने देश का खर्चा संभालना चाहिए। मेरा सवाल सरकार से, देश से ये है कि क्या 70 सालों से ये देश टैक्स वसूल कर रहा है हम लोगों से? जब से आज़ादी हुई है, हमारे बाप दादा परदादा हम भी टैक्स भरते हैं। क्या ये देश, इस देश के नागरिक को 1 साल नहीं संभाल सकता? बिल्कुल संभालना चाहिए। तो सरकार ने, देश ने अपनी जवाबदारी नागरिकों के प्रति नहीं की, तो ये इसके कारण काफ़ी रेट बढ़ के आए। लोगों के हाथ में पैसे थे नहीं, जब बिल एक साथ आ गया।
स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, स्कूल बंद है तो भी फीस मांग रहे हैं, हाउस टैक्स वाले नोटिस लगा रहे हैं, वो जाके दवंडी करके उनसे पैसे लेके नहीं, हर तरफ ने सरकार से एक इंसान को घेर के रखा है। कितनी चीज़ों से लगेगा, हर एक नागरिक हमारे देश का करोड़पति नहीं है। तो ये सरकार झूठी है, ये सरकार लोगों के विरोध में है। दिल्ली में जो सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, वो इन्होंने करना चाहिए। इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई, इनकी कैबिनेट मीटिंग में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि हम 100 यूनिट का बिल गरीब लोगों के लिए माफ़ करेंगे। 1000 करोड़ का सवाल है, 1000 करोड़ रुपए ये मोदी से मांग रहे हैं। 1000 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में नहीं है, लाखों करोड़ का बजट है। दिल्ली की तो छोटी सी सरकार है, उन्होंने तो सब बराबर संभाल के रखा हुआ है, तब भी उनकी कमाई डबल हो रही है। इनके छोटे से घाटे के अंदर इनके पसीने छूटते हैं। 1000 करोड़ रुपए की वजह से ये लोगों को अगर बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, जो जेन्युइनली मांग रहे लोग, जो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं मांग रहा है। दिल्ली में सरकार ने जब आई, हमारी पहले बार सरकार आई, तो 8000 करोड़ रुपए का ऑडिटिंग करके एक्सेस बिलिंग निकाला, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने जितना बिल रेस करना चाहिए था उससे 8000 करोड़ रुपए का ज़्यादा बिल रेस किया। वो जो कमेटी बिठाई गई थी वो मोदी सरकार ने बंद कर दी, क्योंकि वो उनकी कंपनियों के खिलाफ थी जो उनको फंडिंग कर रही थी। यही घोटाला देश में महाराष्ट्र में है। प्राइवेट कंपनी के हाथ में पैसा जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो आपको याद होगा एनरॉन कंपनी, जो अब ढाबोल हो चुकी है, जो रिलायंस के पास जा चुकी है। गैस बेस्ड प्लांट है वो। हम अपने देश में गैस बेस्ड प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास गैस है ही नहीं ज़्यादा उसको चलाने के लिए। एनरॉन कंपनी ने इस गवर्नमेंट के साथ में रेट किया था 10 रुपये यूनिट का। उस वक्त की गवर्नमेंट, शिवसेना भी थी उसमें, एनसीपी वाले भी थे उसमें, कांग्रेस वाले भी थे। जब शिवसेना ने चलाया तब उन्होंने भी उसको चूसा, कांग्रेस वालों ने चलाया तब उन्होंने भी चूसा, और वो 2.25 रुपये की बिजली 10 रुपये यूनिट में उनके साथ एग्रीमेंट किया। एनरॉन वालों का बोलना था कि भाई हमारे को तुम 10 रुपये यूनिट का एग्रीमेंट कर रहे हो और तुम अपनी बिजली 2 रुपये में बेचोगे तो हमारी बिजली कौन खरीदेगा। तो इन्होंने बदमाशियाँ करके वो रेट बढ़ा करके धीरे धीरे करके इनके बराबरी 9 रुपये यूनिट में लाके रख दिया। इसके बारे में बहुत बड़ा केस भी हुआ था, बहुत सारी उलझनें भी हुई थी। वो एनरॉन कंपनी बाद में फ्रॉड निकली, उसके लोग जेल चले गए, वो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्लांट बनाने का। वो सब बात की है, काफ़ी सारा बुलंद रहा। सर, जैसे कि आपने बताया कि आज वो एनरॉन कंपनी रिलायंस कंपनी ने टेक ओवर कर ली है, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है एक प्रकार से कि एक जो डेप्थ में जा चुकी है कंपनी, उसको आप अपने वश में लेके आ रहे हो, खुद चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये गलत नहीं है? नहीं, रिलायंस को तो वो सरकार ने अपना गैस प्लांट दिया हुआ है ना, गैस निकालने के लिए। वो बोले हम चलाएंगे इसको, लेकिन आप चलाइए ना, लेकिन उसकी जो बिजली उत्पादन की कीमत है वो तो सही दीजिए। इन लोग इतना भ्रष्टाचार करते हैं, इन लोग इतनी कंपनी से पैसा वसूली करते हैं और उसकी कीमत महंगाई के रूप में एक आम नागरिक को देना पड़ता है। ये जो हम महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगा जीवन, महंगा टैक्स जो कुछ भुगत रहे हैं, वो इसलिए भुगत रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और ये आम आदमी के ऊपर लादा जा रहा है। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं अशोक मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मत है, क्या राय है इन सारे मुद्दों के ऊपर। एक्चुअल में सरकार पब्लिक को फ़ायदा देना चाहती नहीं है। जब बिजली का रेट जो है, अगर महाराष्ट्र में प्रोडक्शन आप देखेंगे तो थर्मल पावर 3 रुपया 70 पैसा पर यूनिट पड़ता है, जबकि एनटीपीसी वही बिजली 2 रुपया 45 पैसे में दिल्ली सरकार को देती है। इसका मतलब कि करप्शन का जो शुरुआत है वो महाजनको से है। और एक चीज़ और है, जब पूरी तरह से सरकारी कंपनी रहती है तो उसका ऑडिट सीओजी करता है। जब ये अर्ध सरकारी बना देते हैं तो उनका इंटरनल ऑडिट होता है, तो इनकी जो चोरी है वो पकड़ने वाली नहीं होती है। इसीलिए लोग MSEDCL बनाए कि उसका सीओजी ऑडिट नहीं होगा। तो पब्लिक जो है, आज हम लोग मतलब 2 रुपये वाली बिजली 10 रुपये से 12 रुपये यूनिट परचेस मतलब उसका पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार की जो MSEDCL कंपनी है वो 80,000 करोड़ के नुकसान में है। ये समझ में नहीं आता है। 1 रुपया 45 पैसा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 रुपया 45 पैसा ट्रांसमिशन लॉस करके वसूला जाता है पर कंज्यूमर से, पर यूनिट, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह के मतलब सरकार एक तरह से पब्लिक को हर जगह लूटती है। तो ये मतलब है। और मेरा ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उसके पास एक अच्छा सा मॉडल दिल्ली सरकार का बना हुआ है। जो आज महाराष्ट्र की स्थिति है वही स्थिति 2012 में दिल्ली
में थी, वहाँ के लोग भी परेशान थे, वहाँ की बिजली कंपनियाँ भी परेशान थी, डेप्थ में थी। 3700 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों को जिनको को मतलब जहाँ से वो परचेस कर रहे थे उनको देना था, उनके पास पैसे नहीं थे। बिजली कंपनियाँ बेल आउट पैकेज की मांग कर रही थी सरकार से, दिल्ली सरकार से बेल आउट पैकेज की मांग कर रही थी। शीला दीक्षित ने 500 और 1000 करोड़ रुपए करके बहुत बार बेल आउट पैकेज दिए, फिर भी उनकी स्थिति सुधरने का नाम नहीं था। तो इसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस प्रॉब्लम को समझा। प्रॉब्लम को समझने के बाद सबसे पहले उन्होंने कंज्यूमर को राहत दिया, और कंज्यूमर को राहत देने के बाद कंज्यूमर ने बिजली के जो बिल हैं, जो बचे हुए बिल थे, वो कंज्यूमर पे करने लगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के पास भी जो फंड की कमी थी वो फंड आने लगा, और बाकी जो सब्सिडी के कारण जो दिल्ली सरकार का जो पैसा था वो भी बिजली कंपनियों को डायरेक्ट मिलने लगा, जिसके कारण बिजली कंपनियों की स्थिति अच्छी हुई। और उसके बाद में आज दिल्ली में बिजली कंपनियां भी खुश है, कंज्यूमर भी खुश है, दिल्ली सरकार भी खुश है, और जहां से वो बिजली परचेस कर रहे हैं वो लोग भी खुश हैं। तो ये चीज़, ये मॉडल एक अच्छा मॉडल है, इनको स्टडी करने के लिए इनको जाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे साथ एक और सदस्य मौजूद हैं। सर, मैं आपसे एक पॉइंट घुमा करके थोड़ा पूछना चाहूँगा। वो पॉइंट मेरा ये है कि सर ने जैसा कहा कि आज की तारीख में भी एनटीपीसी की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिलती है वो ₹2.45 पर यूनिट के हिसाब से मिलती है, तो वो आज और बढ़ करके आम जनता तक के पहुंचती है। सेम उसी प्रकार पेट्रोल में भी ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि आज की तारीख में 28 से 30 रुपए पर लीटर ही पेट्रोल इंडियन गवर्नमेंट को पड़ता है, लेकिन आम जनता तक आते आते वो पेट्रोल आज 97 रुपये, 98 रुपये और कहीं कहीं पर 100 रुपये हो चुका है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रोज़ हम टीम लेके अपना पूरा नागपुर में घूमते हैं, तो उसमें हमको दिखता है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान है। यानी लोकल लोगों को पेट्रोल से लेके तो बिजली से लेके तो सब चीज़ों से परेशान है, और ऊपर से लॉकडाउन, और जो आपने जो सवाल पूछा कि पेट्रोल अभी बढ़ते जा रहा है, तो कैसा है, सब सरकार और गवर्नमेंट की नीयत के ऊपर रहता है सभी खेल। अभी करप्शन इतना बढ़ चुका है, और पुरानी भी सरकार जो थी वो भी करप्टेड निकली। अभी जो बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ फिर बीजेपी और शिवसेना वगैरह सब मिला के ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है उसको भी संभल नहीं रहा है, ऊपर से कोरोना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बस ये तो हमारा जो आज का मेन मुद्दा था वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और विदर्भ की इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के था। अब जो लॉकडाउन लगा हुआ है नागपुर शहर में, उसके लिए हम फिर से जाएंगे भूषण जी के पास और उनसे जानेंगे कि उनकी निजी राय क्या है। क्या लॉकडाउन लगाना सही में सही होगा, या फिर जनता के ऊपर एक प्रकार की ये जुल्म होगा? तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, लॉकडाउन ये सरकार का फेल्योर है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ट्रॉफी है, सरकार की विनिंग ट्रॉफी, जो वो अपने फेल्योर के नाम पे उनको मिली हुई है। जनता के ऊपर लॉकडाउन लगाने का मतलब ये, लॉकडाउन लगाने के कारण क्या हो सकते हैं? लॉकडाउन लगाने का कारण यही हो सकता है कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट्स हैंडल करने की, या फिर लोगों के बीच में सरकार अवेयरनेस फैलाने में वो सरकार का फेल्योर रहा है, या फिर जो भी सरकार पालन लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो भी इससे संबंधित कोरोना संबंधित जो भी लोगों को पालन करवाने हैं वो सरकार उसमें नाकाम रही है। इसी के कारण लॉकडाउन लग रहा है। और ये लोगों सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिपल इफेक्ट आने वाला है। लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे अगर खराब हुए तो उसका इफेक्ट समाज के जनजीवन पे बहुत बड़े तौर पे आने वाले सालों में पड़ने वाला है। अब 15 दिन की नोटबंदी में जब हमारी 15 दिन अर्थव्यवस्था बंद पड़ी थी तो उसका इफेक्ट हमको 2 साल 3 साल तक झेलना पड़ा था। आज ये 3 महीने तक सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, ये फिर से बार बार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। तो लोगों की तो जनमानस की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत खराब होने की कगार पे है अभी। जैसे कि आज हम एक डॉक्टर हैं, बहुत ही विख्यात डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर उदय बोधनकर जी, हम उनके पास गए थे। तो उनकी बात को लेकर के हम प्रभात जी के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब का कहना ये था कि जिस प्रकार से जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और महानगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं, उसी प्रकार से अगर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए,
पूरे देश को 10 दिन के लिए बंद कर दो, अगर वैक्सीनेशन उसी प्रकार से दिया जाए जिस प्रकार से चुनाव होता है, जिस प्रकार से प्रचार करती है सरकार अपनी अपनी पार्टियों का, अपनी अपनी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ती है, तो क्या ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता कोविड से निपटने का? ये सॉल्यूशन हो सकता है, पर क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज सत्ता में है और जो मुख्य विपक्ष में है, क्या ये करेंगे क्या? जो व्यक्ति ने पूरे शहर को संभाला, तुकाराम मुंडे जी की अपन बात करें, उनको आज के जो शहर के महापौर है, उन्होंने उनको कलंक बताया था जी, ठीक है, और आज उन्हीं को याद कर रहे हैं सब लोग कि तुकाराम मुंडे कहाँ हैं, तुकाराम मुंडे कहाँ हैं, तुकाराम मुंडे कहाँ हैं। वो व्यक्ति ने नई बीमारी को नए अपने दिमाग से एक प्रॉपरली जो एक में क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति कमिश्नर के रूप में संभाला शहर को, क्या आज ये संभाल पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे हैं। ये इनका फेल्यूर है। नागपुर की जनता से अगर आप पूछोगे तो नागपुर की जनता यही कह रही है, नागपुर बोले दिल से तुकाराम मुंडे फिर से चाह रहे हैं उनको कि नागपुर में वापस से तुकाराम मुंडे आए। और वो व्यक्ति जो स्थिति आज बिगड़ गई है कि 62 लोग एक दिन में अगर एक्सपायर हो रहे हैं, मर रहे हैं, और उस बीच में दयाशंकर तिवारी जी किसी एरिया का भूमि पूजन कर रहे हैं नाले को लेकर, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति है। उनकी स्थिति, उनको ये था कि शहर में जगह जगह वो जाते, जगह जगह जाकर पब्लिक को समझाते, पब्लिक को समझाकर उस चीज़ को संभालते। आज वो कैपेसिटी के बाहर हो गई है। जैसे इन्होंने कहा था, तुकाराम मुंडे जी ने जो उनका वक्तव्य था वो सही था। आज भाई मोदी जी चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री ज़रूर बन सकते, पर यूपीएससी पास करके केजरीवाल नहीं बन सकते, कमिश्नर नहीं बन सकते। वह स्थिति नागपुर में भी लागू होती है। दयाशंकर तिवारी झूल जुलूप आरोप लेकर गाली गलौज करके तुकाराम मुंडे के ऊपर छिटाकशी कर सकते हैं, पर वो पास आउट होकर या वो एग्ज़ाम देकर नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर नहीं बन सकते। कमिश्नर का एक अपना दिमाग होता है, राजनेता का एक अपना दिमाग होता है। कमिश्नर राजनेता आज है, 5 साल बाद नहीं है। कमिश्नर को अपनी पोस्ट भी संभालनी है, वो जिम्मेदारी भी संभालनी है, क्योंकि लोग उसको सीधा तौर पे उस पर सवाल करेंगे। तो ये सवालों को बचते हुए हमारे आज के मेयर और पूर्व मेयर दोनों ने ही, संदीप जोशी और दयाशंकर तिवारी जी ने नागपुर के साथ गद्दारी की है, नागपुर के साथ में बेईमानी की है। इन दोनों ही राजनीतिक दल के जो हमारे महापौर है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी इनमें शर्म बची है तो। जैसे कि आपने महापौर की बात की, तो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि जब से दयाशंकर तिवारी जी लगभग 8 जनवरी से अपने इस महापौर के पद पर बैठे हैं, तो जब वो बैठे थे उसके कुछ दिनों बाद वो क्वारंटाइन हो गए थे, तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए। उसके बाद उनकी जो पत्नी है, जो बीवी हैं, वो कोविड पॉजिटिव आ गई, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, और आज की तारीख में वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए अपने आप को क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाने का मौका भी नहीं मिला और ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। तो इस बारे में क्या कहना है? महापौर जी जो पॉजिटिव हुए थे वो अपना महापौर के पद संभालने के पहले पॉजिटिव हुए थे, ठीक है। और सेकंड टाइम ये अभी जो पॉजिटिव हुए हैं, अभी इनका 5 या 6 दिन ही हुआ है, या मुश्किल से 7-8 दिन हुआ है जो पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव रहते या उसके पहले अगर ईमानदारी से अपना काम करते, जो इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने यही किया कि भाई तुकाराम मुंडे हम तुम्हारे नाम पे कलंक है। अरे नागपुर का बजरिया का बच्चा भी कहता है कि बजरिया की एक बीमारी दयाशंकर तिवारी। हम ये चीज़ नहीं कहते क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है, ठीक है। ये हमारे ना आम आदमी पार्टी के संस्कार है, ना हम लोगों के संस्कार है कि हम खुले तौर पे किसी आज एक वरिष्ठ पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उनकी बेइज्जती करें। हम ये नहीं चाहते, ठीक है। हमारा एक सिनारियो है, हमारा एक पॉलिटिक्स करने का एक अलग तरीका है। हमने काम करके बताया, हमने दिल्ली संभाली है। 2.5 करोड़ की जनता अगर दिल्ली में है, और आज अगर मौत का आंकड़ा दिल्ली के अंदर में 10 से 12 पर है, और नागपुर की आबादी जो कि 45 लाख की है, और उसके ऊपर में 62 लाख अगर 62 लोग अगर मर रहे हैं, तो आप तुलना कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस कैसा है, आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस कैसा है, और नागपुर के अंदर में बीजेपी शासन जो नगर पालिका के अंदर में उनका शासन कैसा है। अगर शहर के भी तो खैर वो पूर्व हो चुके हैं हमारे, अगर गृह मंत्री नागपुर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अगर ये नहीं पता कि शहर के अंदर में लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन लगा है कि नहीं लगा, इस चीज़ की अगर जानकारी नहीं है, तो शहर के अंदर में ये चारों पाँचों मिलकर कर क्या रहे हैं हमारे शहर। ऐसे टाइम पे तो उनके ऊपर जो प्रेशर था इस्तीफा देने का उस टाइम पे, वो शायद उसमें चले गए होंगे कि भैया मेरे को इस्तीफा देना है नहीं देना है, तो नागपुर को तो भूल ही गए होंगे एक प्रकार से। वो जनता की तो ऐसी तैसी करके रख दी थी उस टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों को लेकर के। इसलिए उनका पर्सनल व्यू आ गया था कि भैया कि क्या हो रहा है नागपुर में मुझे फिलहाल नहीं पता। जो पालक मंत्री हैं नागपुर के, राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं नितिन राउत जी, उनसे मैं एक बार बात करूंगा, कुछ पता चलता है तो मैं आपको खबर करता हूँ। ऐसा उनका वक्तव्य उस टाइम पे आया था। तो वही हो गया ना, ज़मीन कम पटवारी ज़्यादा हो गए। पुलिस कमिश्नर को क्या करना है नहीं पता है, मनपा कमिश्नर क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, हमारे जो पालक मंत्री उनको क्या करना है नहीं पता, शहर के महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री नागपुर से आते हैं उनको क्या करना है नहीं पता, शहर के मेयर को नहीं पता कि क्या करना है। तो जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं तो आप लोग कर क्या रहे हो, इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपसे अगर नगर पालिका नहीं संभल रहा है, स्टेट नहीं संभल रहा है, 3 व्हीलर की सरकार अगर स्टेट में चल रही है, इसके चक्कर में जनता बर्बाद हो रही है, जनता परेशानी में है। आप ये सोचोगे कि नागपुर की जनता अगर अपने घर पे बैठे रहे
बिना काम धंधा करे आपको और मेरे को लॉकडाउन समझता है, पर जो गरीब व्यक्ति जिसने ट्रेन के अंदर में भीख मांग के अपना जीवन अभी तक के चलाया, वो व्यक्ति अगर घर से निकल कर अगर उसका बच्चा उससे मांग करता है कि भैया मेरे को सुबह दूध पिलाओ या डबल रोटी खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, तो वो कहाँ से ला के देगा? इसकी जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही है। जब दिल्ली के अंदर में केजरीवाल सरकार गए साल अप्रैल और मई के अंदर में जो छोटे जो लोग थे, छोटा तबका जिसको अपन बोलते हैं, जो कि फुटपाथ पे दुकान लगाता है, ठेला लगाता है, ऐसे व्यक्तियों के खाते में 5-5 हज़ार स्टेट गवर्नमेंट डाल सकती है। तो हमारे नगर पालिका के पास भी लिस्ट है कि कौन उनके फुटकर व्यापारी है, कौन उस सड़क पे बैठ के दुकान लगाते हैं, कौन ठेले वाले हैं, कौन रिक्शे वाले हैं, कौन ऑटो वाले हैं। रिक्शे वाले, ऑटो वाले, फुटकर दुकानदार, हाथ ठेले वालों के खाते में जब दिल्ली के अंदर में दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार 5-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये 2 महीने में डाल सकती है, तो नागपुर की ये सरकार या महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? जबकि स्टेट के अंदर में, केंद्र के अंदर में बीजेपी बैठी है, बीजेपी नागपुर से चलती है। नागपुर के प्रति जहाँ से आप चलते हो, पूरे देश में आप बड़े हो, तो कुछ तो जिम्मेदारी है कि नहीं है? नागपुर के अंदर में नगर पालिका में आप बैठे हुए हो, 15 साल से आप बैठे हो, तो पब्लिक ये सवाल कर रही है इनसे। ठीक है, इन जो आज जो हमारे जो संदीप जोशी जी की जो सीट गई है, जो चुनाव हारे हैं, वो जनता का गुस्सा है। ये गुस्सा को समझिए। अगर दयाशंकर तिवारी जी का भी जो महापौर का चुनाव है, अगर वो जनता डायरेक्टली तय करती तो निश्चित रूप से ये हारते थे। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर हाल फिलहाल में एक लांछन लगाया जा रहा है, वो लांछन ये है कि जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में कोविड बिल्कुल नहीं फैल रहा है, वहाँ के लोगों को कोविड नहीं हो रहा है। लोग धड़ल्ले से प्रचार कर रहे थे, 5-5, 7-7 लाख लोग एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो रहे थे, तब लोगों को कोविड नहीं हो रहा था। जिस राज्य में चुनाव नहीं है उन राज्यों में कोविड जम के फैल रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस लांछन पर कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। जहाँ पे चुनाव है वहाँ से पूरा टेस्टिंग गायब कर दिया जाता है, वहाँ से पूरे इंस्ट्रक्शंस गायब कर दिए जाते हैं। कितनी भी बड़ी रैली लीजिए, कितना भी बड़ा कुछ कीजिए, कोई इनको बना ही नहीं है। ये तो मंच पे से खड़े रह कर के वहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं, माइक के ऊपर में से धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को, बाजू हटो, हमारी फ़ोटो आने दो, हमारा ये होने दो, हमारा सब कुछ आने दो। देश के गृह मंत्री को शोभा देता है। ये सब यंत्रणा माप बंद कर दिया जाता है। यूपी में टेस्टिंग नहीं हो रही है, बिहार में टेस्टिंग नहीं हो रही है, एमपी में टेस्टिंग नहीं हो रही है। वहाँ चुनाव में आते ही पूरा कोरोना की तरफ से ध्यान हट जाता है और अपने प्रचार की तरफ, अपनी पब्लिसिटी की तरफ और अपनी एजेंडे की तरफ पूरा हिसाब किताब चले जाता है। और जहाँ तक के हमारा सवाल है, महाराष्ट्र का सवाल है, यहाँ पर जो अभी हम सीनेरियो देख रहे हैं, आज 60 to 70% केस पूरे इंडिया के महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, सरकार की प्लानिंग नहीं है, साइंटिफिक प्लानिंग नहीं है। दिल्ली में सरकार ने बैंक्वेट हॉल्स टेक ओवर कर लिए थे, हॉस्पिटल्स तो किए ही थे, बैंक्वेट हॉल को भी कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने। आज हमारे नागपुर में भी बहुत बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हॉल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर सुविधा बनाई जा सकती हैं, जहाँ पर इमीडिएटली ऑक्सीजन की अरेंजमेंट की जा सकती है। ऑक्सीजन सबको नहीं लगता है, मात्र 10-15% को ऑक्सीजन लगता है, बाकी पेशेंट्स को नहीं लगता है। तो 10-15% के बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एजेंसीज़ हैं। नागपुर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एजेंसीज़ काम करती हैं, उनको रातों रात लगा के किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक प्लानिंग लगती है, सोच लगती है। पैसा आता है इनके पास, पैसा नहीं आता अब ये मत समझिए, बिल्कुल पैसा आता है, लेकिन इनको कुछ करना नहीं है, इनको कुछ प्लानिंग नहीं करनी है और केसेस बढ़ने देने का है और लॉकडाउन लगा देने का है। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है, फेलियर है, प्लानिंग की फेलियर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग ये करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत ख़राब है, वास्तविकता बहुत ख़राब है। और इसीलिए इस देश को पढ़े लिखे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लीडर्स चाहिए, आम आदमी पार्टी जैसी गवर्नेंस चाहिए जो उसको संभाल सके। आज भी दिल्ली की गवर्नमेंट बोलती है लॉकडाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बीमारी को संभाल लेंगे, क्योंकि वो बीमारी से आगे चल रहे हैं। 3000 पेशेंट आ रहे हैं ना, तो उनके पास 15,000 बेड खाली है, 10,000 बेड खाली है। हमारे यहाँ 2,000 पेशेंट आ जाए तो पूरे हॉस्पिटल्स को लॉक कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है और पूरा डिस्प्ले कर दिया जाता है कि नो बेड्स आर अवेलेबल, आप घर में क्वारंटाइन रहिए। सर, यहीं पर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्रॉस क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग आए दिन मोबाइल्स में हमारे देखते हैं और कई मीडियाज़ में भी ये चीज़ दिखाई देती है, कई पेपर में भी ये चीज़ दिखाई देती है कि एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोगों को रखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि आप जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोल रहे हो और जो इंसान पॉजिटिव है आप उसी को एक दूसरे के साथ चिपका करके रख रहे हो, ऐसे में क्या कोविड से छुटकारा मिलेगा? ये परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और इसके ऊपर में हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का स्टेटमेंट मैंने देखा कि हमारे पास छत्तीसगढ़ से, हमारे पास एमपी से पेशेंट्स आ रहे हैं, गरीब पेशेंट्स आ रहे हैं, उसको उस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने 3-3 पेशेंट को, तीनों को नली लगा करके वहाँ बिठा दिया। लेकिन ये दयनीय स्थिति है, ये बहुत ही ख़राब स्थिति है
कि हमारे पास इसकी तैयारी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ में और 2 पॉजिटिव पेशेंट बिठा दिए जाए और उसको वहीं के वहीं ट्रीटमेंट किया जाए। हो सकता है आपको टेम्पररी सपोर्ट देना है, लेकिन उसका कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, उसका कोई डिफरेंट फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए। एक बेड के ऊपर आप 3 जन नहीं लगा सकते, इसके लिए अरेंजमेंट सेपरेट करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े प्रीमाइसेस हमारे पास में हैं, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो यूटिलाइजेशन के तरफ में दिमाग लगाते हुए गवर्नमेंट नहीं दिख रही है। अशोक जी, मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि क्या यहाँ पर सरकार का दोहरा रवैया दिखाई नहीं देता है कि जब वो प्रचार करने निकलती है तब लोग 5-5, 7-7 लाख लोग, जैसे मैंने कि अभी कहा था, तो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, बिना सैनिटाइजेशन के, तब वो कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जब वही लोग वोट डालने जा रहे हैं तब आप 2 गज़ की दूरी रख करके उनको बोल रहे हो कि भैया आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, नहीं तो आपको कोविड हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो यहाँ भी चुनाव करवा देना चाहिए। चुनाव करवाने से शायद हो सकता है कोरोना गायब हो जाए, क्योंकि लाखों लोग जब आएंगे तो मोदी जी का 1-2 रैली होगा जिसमें 5-6 लाख लोग आएंगे, अपने आप कोरोना उस शहर से गायब हो जाएगा। तो इसके ऊपर चुनाव आयोग को भी सोचना इसी पे कल एक जोक आया था। वो जोक ये है कि जो बंगाल में लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों को कोविड नहीं हो रहा है, लेकिन जो बंगाल के बाहर से वहाँ जा रहा है उसको कोविड हो गया है। अब वो जो बंदा है, जो अभिनेता है, उस अभिनेता का नाम है गोविंदा। गोविंदा वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे और वो वहीं के वहीं कलकत्ता में ही कोविड पॉजिटिव आ गए। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? वो मतलब उसी तरह एक महाराष्ट्र में अभी एक कल का नोटिफिकेशन है, उसमें ये है कि ये लोग जनरली जो RT-PCR जो टेस्ट कराते हैं वो 3 दिन के लिए वैलिड होता है, किंतु इन्होंने अभी रेस्टोरेंट वाले, ट्रांसपोर्ट के बस ड्राइवर, इनके लिए 15 दिन का RT-PCR टेस्ट कौन सा लाए हैं पता नहीं कि वो 15 दिन वैलिड रहेगा। तो मैं भी वो सोच रहा हूँ कि वो टेस्ट अगर मिल जाए मुझे भी, वो टेस्ट कहाँ होता है जो RT-PCR 15 दिन के लिए वैलिड है। मतलब सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको न कोरोना से मतलब है, न आम जनता से मतलब है, उनको सिर्फ वसूली से मतलब है। आप जाके बाहर देखिए, पुलिस वाले किसको पकड़ते हैं? जो बाइक से जा रहा है, जो 2 व्हीलर से जा रहा है, जो कार से जा रहा है, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि उनसे वसूली कर सकते हैं। वही जो पैदल अगर 5-6 लोग बैठ के मैंने खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं, उनको कोई चलान नहीं होता है। तो ये जो सिस्टम है, मतलब सरकार, और दूसरी बात है कि जब आपने लॉकडाउन लगाया तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी। तो इस मतलब महामारी से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आपने तैयारी तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो मेडिकल के फैसिलिटी भी नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप वसूली कर रहे हो। तो ये चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये पूरी तरह फेलियर है। और आपको एक चीज़ याद होगा, जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि लॉकडाउन हटाओ और हमें कोरोना के साथ जीना होगा, और उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था। हाँ, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, वो पहले व्यक्ति थे। क्यों? शायद वो वहीं से आई थी। तो वो क्या है कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक फर्जी डिग्री वाला, दोनों में बहुत अंतर होता है सोचने में। और कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी नीयत खराब है और वो राजनीति को एक पेशा बना के रखे हैं, एक लूट का जरिया बना के रखे हैं। इसलिए देश में बदलाव नहीं आता है। मुझे तो अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग भी उन लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और बहुत सारे तथ्यों पे को बिना जाने हुए वैसे लोगों का समर्थन करते हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्यगण नागपुर शहर के, महाराष्ट्र राज्य के, जिन्होंने अपना मत रखा, अपनी राय रखी और बताया कि किस प्रकार से लॉकडाउन को लेकर के और कोरोना को लेकर के राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। तो मेरी और आम आदमी पार्टी की यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खिलवाड़ बंद करें और लोगों को समझें, लोगों के रोज़गार का ध्यान रखें, ताकि लोग भूखे ना मरे बिल्कुल भी, अपने घरों में अपने घर के लोगों का, अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकें। वो तभी कर पाएंगे जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे और 2 रोटी के लिए पैसे कमा पाएंगे। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी ना काटी जाए, क्योंकि जब इसके पहले 2020 मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद से तकरीबन 4-5 महीने हो चुके थे। उसके बाद से ही ये मांग उठी आ रही है कि जो बिजली का बिल है कम से कम वो माफ़ किया जाए कि हमने काम नहीं किया, हम लोग 3-4 महीने 5 महीने घरों में थे, हम लोगों ने कुछ कमाई नहीं की, हम लोग बिजली का बिल कैसे भरेंगे? तो हमें बिजली का बिल माफ़ किया जाए। और आज की तारीख में महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में
बिजली काटी जा रही है लोगों के घरों में जाकर के, लोगों के दुकानों में जाकर के, और आम आदमी पार्टी द्वारा ये एक सराहनीय कार्य किया जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कहना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं लोगों के घरों में और जा करके बिजली को रिकनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।